10 o'clock, and you all are, I think, aware about the time limit, which is 20 minutes for 20 questions. All questions are mandatory. Before doing the questions, you have to fill all the necessary informations which is asking asked in the questions, such as your name, your class. You have to enter your father's name and date as well. Fine. So after fill all these informations, you have to do the questions, and all questions are compulsory. You cannot skip a single one. ठीक है बेटा? तो जो भी आपका टेस्ट है उसमें 20 क्वेश्चन है. 20 क्वेश्चंस के अलावा आपकी जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी क्लास और आपकी डेट, ये सारी इंफॉर्मेशन आप फिल करेंगे. एक भी क्वेश्चन अगर आप स्किप करते हैं, क्वेश्चन स्किप करने का मतलब है आप अपना पेपर सक्सेसफुली सबमिट नहीं कर पाएंगे. सो इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका गूगल अकाउंट लॉगिन नहीं है तो लॉगिन कर लीजिए बेटा. I will share link at 10 o'clock. So be ready, everyone. अपने गूगल अकाउंट लॉगिन कर लीजिए सब लोग. 10 o'clock I will share link in the chat box. So here I'm going to share the link for the test. Be ready, everyone. Firstly, what you have to do, you have to click on the link and then you can start your paper. If it asks for re-sign in, तो आपको साइन इन करना है, दोबारा से लॉग इन करना है. अगर ऐसा कुछ आप देखते हैं स्क्रीन पर. वेरी गुड मॉर्निंग ख्याति मेरा. चलिए बेटा, मैं शेयर कर रही हूँ लिंक. आप सब उस लिंक पर टैप करेंगे और अपना टेस्ट स्टार्ट करेंगे. टाइम लिमिट इज फिक्स्ड, which is 20 minutes for 20 question. Not a single extra minute I will give to anyone.
Everyone check the chat box and nobody will drop the message here because I am sharing the link and it's important for all कि सबको वो लिंक मिल जाए. ठीक है, तो अभी आप लोग मैसेज सेंड नहीं करेंगे चैट बॉक्स में. So this is your link. Tap on the link. You can start your paper. और जैसे ही आप सक्सेसफुली एंटर करते हैं, you can raise your hand, with which I will be able to know that you successfully started your paper. जैसे ही एंटर करते हैं आप अपना हैंड रेस कर देंगे, आई गॉट टू नो कि आपका पेपर स्टार्ट हो गया है. जो स्टूडेंट न्यूली एडमिट हुए हैं क्लास, उनके मैं एक बार फिर शेयर कर रही हूँ. Yes, I am sharing link again in the chat box. The student who entered now only, they can tap on the link, they can start their paper. I will give only 20 minutes. I don't want to listen कि मैम खुल नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. बेटा just check your connection. Firstly, अगर लॉगिन नहीं है गूगल अकाउंट तो लॉगिन कीजिए. It's impossible. ओपन कैसे नहीं होगा? वेट बेटा, लेट मी चेक. कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं आपको बता देती हूँ चेक करके. यस बेटा, एक बार फिर से जाकर के लिंक पर टैप कीजिए, अभी ओपन हो जाएगा. आई अलाउड अ परमिशन. 10:05 हो गए हैं, आप लोग सब लिंक पर टैप करेंगे. चेक करिए बेटा, लिंक फटाफट क्लिक करिए एंड टेल मी दैट इज इट ओपन और नॉट. Once again, I'm sending the link in the group. You can tap on that.
Raise your hand after that. The student who had joined recently, I am resharing the link for them. All the participants who joined now only, I am again sharing the link in the chat box. जो भी नए बच्चे एंटर्ड हुए हैं, बेटा लिंक पे क्लिक करिए और अपना पेपर स्टार्ट करिए. टाइम विल बी सेम फॉर ऑल. ये आपकी मिस्टेक है दैट यू आर ज्वाइनिंग क्लास लेट. 10:05 पर स्टार्ट हुआ है. आई विल गिव ओनली 20 मिनट्स. Priyanshu Yadav, try once again. It will work. हैंड रेस के जिनका स्टार्ट हो गया है, बेटा जिनका पेपर स्टार्ट हो गया है, रेज योर हैंड वंस. Very good. I am giving only 20 minutes. 10:25 पर I will close to accept the responses. Take care of time, everyone. And the student who are joining now, are they not aware about the timing of the class? नहीं पता है होती है. प्रियांशु यादव डेफिनेटली विल ओपन. बाकी स्टूडेंट्स का कैसे हो रहा है बेटा? आप अपना एक बार चेक कीजिए कि आपका गूगल अकाउंट लॉगिन है, और अगर लॉगिन नहीं है तो पहले वहां पर जाकर के लॉगिन कीजिए. हेमंत बेटा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन in chat box.
केशव पारी, डेफिनेटली द लिंक विल वर्क. इट्स इम्पॉसिबल कि ये वर्क नहीं कर रहा. हाउ द अदर स्टूडेंट्स आर अटेम्प्टिंग देयर पेपर देन? Sending you the link again, tap on that and do enter. As I told you all in the previous class, beta, make sure your connection, your connectivity, एक बार जाकर के अपना गूगल अकाउंट लॉगिन रखिएगा. ड्यूरिंग द टेस्ट मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए. बाकी स्टूडेंट्स, अभिषेक, आदित्य, अंश, हैव यू सक्सेसफुली स्टार्टेड योर पेपर? अगर हो गया तो बेटा हैंड रेज क्यों नहीं किया अभी तक? And who is this VV? What's your name, beta? Who is here in the meeting with the name VV? आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी. Do yourself rename or tell me your name. Yes, who is here with the VV name? Should I remove you from the class? सुनाई नहीं दे रहा है बेटा. And if I am unmuting you, why you are not responding? इसी नाम से पेपर देना है. I am going to remove you from the class. और आपका पेपर भी एक्सेप्ट नहीं होगा. बेटा, tell me your name. Are you not getting what I am saying? Do take care of time. Kangna, I have sent the link again. You can tap on that. आपको टाइम नहीं पता है क्लास का, when we have to enter. How irresponsible you are. टेस्ट वाले दिन भी हम अपनी मर्जी से क्लास ज्वाइन करते हैं. टाइमिंग ऑफ द क्लास इज 9:55 and you all are joining now on 10:15. Should I give you extra time? Definitely I am not going to give any single minute. Take care of time. At 10:25 I will close the submissions. I will not allow anyone to submit. You are not small kid now. काफी टाइम हो गया है हमें, and it should be in practice now.
Do fast and then submit your paper. Do fast, beta. Take care of time. It's 10:20. 5 minutes are left. Do submit your responses fast. Sanskriti Rawat, how many time I have to send? I have shared you. It's impossible, Kangna. I don't know what you guys are doing, beta. अगर आपका गूगल अकाउंट लॉगिन है तो क्यों नहीं ऑन होगा?
Result I will disclose later, Tarun. Do submit fast. Responses submit कीजिए बेटा. Ishika, you can send your query in chat box. Hemant, you too. I'm not going to unmute anyone. डेट के साइड में बेटा एक कॉलम आ रहा है बना हुआ. आप उस कैलेंडर पे जाएंगे और उस कैलेंडर से डेट को फिक्स करेंगे. Your responses 10 to yes, 28 responses I received. What about the others? 55 students are here in the class. What they are doing? Beta, I will not allow any more. Will not give you a single minute. What you guys are doing? Ishika, I already told you, beta, at date, what you have to do, you will find a calendar जहां पर डेट वाला कॉलम है उस कैलेंडर पर टैप कीजिए और जो भी आज का डेट है प्लीज वो फिल कीजिए.
Time's up. I'm going to end. जल्दी कीजिए बेटा. Not getting responses. How many time we had taken? Still, it's not possible for you to submit your paper on time. Yes, beta, I got 39 responses. जल्दी कीजिए बेटा, जल्दी कीजिए. Time's up. 10:27. I am taking name of the students who have successfully submitted. Tarun, आपका सबमिट हो गया है बेटा. नितेश परिहार, योगेश, जय, मोहित, आदित्य राज सिंह, वैभवी, रिया, हर्षिता मदनानी, पवन सिंह राठौर, भावांशी गुप्ता, पल्लवी जेठवानी, नितेश शर्मा, पीयूष करमचंदानी, आदित्य गंगवानी, प्रियांशु यादव, माही मीना, महिका, अभिषेक, अंश, ईशान, लक्ष्य, दिव्या सोनी, कृष्णा गुप्ता, मुस्कान गुप्ता, प्रियांशी शर्मा, अर्पित मीना, रौनक वशिष्ठ, जानवी मिश्रा, अंकिता मीना, नितेश परिहार, डिम्पल इलानी, हरजीत, विनीत, हेमंत, राहुल, एकलव्य, ख्याति, जैसिका, रोनित, कुशाल, चारू, हिमांशु, मनाली, सुधांशु एंड ज्योति शेखावत. I got your responses. 46 responses I got. बाकी स्टूडेंट्स आई थिंक सबमिट नहीं करना है तो आई एम गोइंग टू क्लोज. इशिका सबमिट हो गया बेटा आपका, डोंट वरी. हिमांशु तेजनानी आपका भी सबमिट हो गया बेटा. यस बेटा, व्हाट आई हैव टू डू? क्या करूं अभी? रिमूव करूं आप लोगों को क्लास से? नहीं सबमिट करना है. एंड वन स्टूडेंट हु इज नॉट रीनेमिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ with the name VIVI. अरे एटलीस्ट टेल मी योर नेम. I send you a message. What's your name? Should I mark you absent? I'm asking you again and again to unmute yourself, to start your video, but you are not listening. Yes, I'm going to close the submission.
Is it okay बेटा? I think I should close the response. आप लोगों को नहीं submit करना है अपना पेपर. It's already 25 minutes. When you will submit your paper? So 48 responses I got. Fifth responses. What about the other 5 students? What they are doing? Beta, raise your hands who did not submitted. एक बार अपना hand raise कर दीजिए जिनका submit नहीं हुआ है. जिनका submit नहीं हुआ है. It is not for them who had already submitted. Do raise your hand who did not submit it. जिनका नहीं हुआ है सबमिट बेटा अपना हैंड रेज कर दीजिए. Okay, fine. So I think I should consider that all had submitted. I'm going to close the submission. अभी कैसे हैंड रेज हुआ मनाली एंड संस्कृति? इतनी देर से समझ में नहीं आ रहा था बेटा. जल्दी कीजिए. Manali, have you submitted your paper? Manali Rupani. Yes, ma'am. Fine, beta. And what about you, Hemant Yadav? You did not submitted your paper. Sanskriti and Hemant, giving you 2 more minutes. 2 minutes के अलावा not a single minute. Muskan Gupta also. Only 2 minutes I'm going to give you. After that, I will close the submission. Fine, Muskan Gupta, you have submitted. No, beta Muskan Gupta, you can send your question in the chat box. I'm not going to unmute you.
Hemant, I have sent you a message. You can check there. Fine, beta. Time's up. I'm going to close the responses. जिनका सबमिट हुआ ठीक है, नहीं हुआ they are responsible for themselves. "51 responses I got. 3 students are here who did not submit it." अब ये उनकी responsibility है कि उन्होंने पेपर सबमिट किया नहीं किया, क्योंकि टाइम लिमिट आपको 20 मिनट्स का ही दिया गया है, तो आप लोग उसके अलावा और एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकते. Yes, I did close the submission. अब आप अपना रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं पेपर. चलिए बेटा, अभी क्लास कंटिन्यू करेंगे. टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया है. द स्टूडेंट्स हु आर हियर, वी आर गोइंग टू डू द टेस्ट. टेस्ट आपका 20 मिनट का है, बट यू ऑल आर टेकिंग मोर देन मिनट. I don't know what you guys are doing. I have closed the submission. Is anybody there who did not submitted their paper? अभी भी है कोई बेटा ऐसा क्लास में जिसने अपना पेपर सबमिट नहीं किया है? वेरी गुड. अगर नहीं किया है तो अभी बैठे रहिए बेटा. अब आपको अलाउ भी नहीं करूंगी मैं, क्योंकि टाइम लिमिट हैज बीन कंप्लीटेड. नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द चैप्टर ऑन व्हिच वी वर in the previous class, and the chapter was chapter number 3 of history, which was ruling the countryside. In this chapter we were discussing about the revenue. What we were discussing about what the changes made by the Britishers in the rural economy of India, or I should say in the rural system of revenue collection. What the changes made by the British government during the colonial period. Yesterday that we have discussed about the structure of revenue. What is revenue? Revenue क्या है? We already had discussed it in the previous class. Yes, Hemant. What is revenue? मैम मुझे ना एक टेस्ट में क्वेश्चन में कंफ्यूजन थी. तो आप चैट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं. आई विल रीड इट फ्रॉम देयर एंड विल गिव यू द सॉल्यूशन. मैम मैं इतनी देर से भेज रहा था, आपने चेक ही नहीं किया, फिर मैम गलत आंसर ही मार्क कर दिया मैंने. You can send over there, Hemant. Send me in the chat box. Yes, the right answer of revenue is the income of the government, what they earn from the taxes, through the taxes. And which kinds of taxes that were imposed on the general public? Firstly, the collection of revenue, when it transferred to the British government, firstly they start the system with a policy which is known as इजारदारी सिस्टम, जिसको कि हम जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं. ठीक है. Later on,
a separate policy made by the British government for collecting the land revenues. This was we had discussed already in the previous class. Land revenue system को basically broadly 3 different parts में classify किया गया. And how what these were: the permanent settlement, the Rayatwari system, and the Mehelwari system. These 3 different types of policies that framed by the British government to collect the land revenue. एक एक करके अब हम इनको डिस्कस करेंगे. So firstly we are going to discuss the permanent settlement. And the permanent settlement of the Zamindari Bandobast. Everyone in your book at page number 24. The permanent settlement system. Firstly, when the system came into existence and who introduced this system of revenue collection. So this system of revenue collection came into existence in the year 1793. And who introduced? The governor. And who was the governor during that time period? Lord Cornwallis. तो अब हम जब बात करते हैं परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी की या परमानेंट सेटलमेंट की, तो ये जो सिस्टम है दैट वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस in which year? In the year 1793. So according to this, the zamindars were made the owner of whole land in their zamindaris, as long as they whole land they paid their dues to the state and work as the agents of the government in collecting the land revenue. अब अगर हम बात करें कि ये जो सिस्टम है वो सिस्टम क्या था, लैंड रेवेन्यूज कलेक्ट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदार्स को अपॉइंट किया. ये परमानेंट सेटलमेंट डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंड रिसोर्स. इट्स अ परमानेंट सोर्स दैट एनी वन कैन हैव. तो बेसिकली जो भी आपके पास में लैंड है उसके ऊपर आप रेवेन्यू पे कर रहे हैं, और वो लैंड क्या है, एक परमानेंट सोर्स है आपकी अर्निंग का. तो अकॉर्डिंग टू दैट परमानेंट सेटलमेंट, what the British government made, what policy they made, they asked to the zamindars to collect all the land revenue and submit to the British government on a specific date. Generally, the zamindars, already we have discussed, who were appointed by the Britishers from that particular village where they are living, where they are residing permanently. जो भी उनका परमानेंट रेजिडेंस है, जिस भी विलेज में वो रहते हैं, कौन? जमींदार. वहीं का जमींदार उन्हें अपॉइंट कर दिया जाता है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट आस्क देम टू सबमिट अ collective amount as revenue to the British government. Fine. What were the main features of this permanent settlement then? So the amount of revenue that the zamindars had to pay to the company was firmly fixed. जो भी अमाउंट होता था रेवेन्यू पे करने का, जो मतलब जितना भी अमाउंट या जितना भी रेवेन्यू जमींदार को पे करना होता था, दिस वाज प्री डिसाइडेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड it would not be raised under any circumstances. इसको ना तो बढ़ाया ना ही कम किया जा सकता था किसी भी तरीके से. एक परमानेंट, एक फिक्स्ड अमाउंट जैसा होता है ना. आप अगर हम स्कूल फी की बात करें तो स्कूल फी क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट है. एक प्रायर नोटिस, एक सर्कुलर आपके साथ शेयर किया जाता है that you have to pay the permanent you have to pay the monthly fees, you have to pay the tuition fees, whatever it is a prefixed thing.
Similarly, British government asked to zamindars to pay that particular amount. अब ये जमींदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इतना अमाउंट कैसे कलेक्ट करता है, ठीक है. So the revenue was fixed, और वो रेवेन्यू कितना फिक्स किया गया? The percentage or the rate of revenue was very high. That reflects the exploitative nature of the policy made by the British government. How we can say that exploitative? Because definitely if someone is producing 100%, fine, whatever he is producing on the farmland he had with themselves, they have to pay a certain amount, which was 89% during that time. They had to pay that much amount of their total production to the British government. आप 100 में से 89 अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को देंगे तो आपके पास क्या बचता है, ठीक है. तो द सिस्टम वाज लाइक, ब्रिटिशर्स जो है दे विल नॉट आस्क डायरेक्टली टू द फार्मर, दे विल आस्क फॉर रेवेन्यू टू द जमींदार्स. तो सिस्टम क्या है उसको एक बार समझते हैं. देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट आस्क टू जमींदार. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दिया किसको? जमींदार को. कितना रेवेन्यू आपको पे करना है? 89% हमें आप टोटल प्रोडक्शन का देंगे. इतना रेवेन्यू आपको पे करना है, जो भी इनकम है उसका 89%. अब ये जमींदार इतना कहां से लेकर के आएगा? डेफिनेटली ही विल आस्क टू द फार्मर्स और people who are residing in the same village. ठीक है. तो they were bound to pay this much amount to the Britishers. They were bound to pay. अब ऐसे में जमींदार क्या किया करता था? इसे 89% पे करना है, लेकिन ये यहाँ पर बोलेगा कि that I have to pay 90%, क्योंकि कुछ खुद को भी तो चाहिए जमींदार को. Although ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको एक सर्टेन इनकम या सर्टेन सैलरी दिया करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट इस काम के लिए, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट शेयर वाज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स. ठीक है. तो these people were getting exploit. अपने टोटल प्रोडक्शन का अगर आप 100 में से 89% दे देते हैं तो आपके पास रिमेनिंग कितना बचता है? ओनली 11% यू हैव. ये फार्मर्स हार्ड वर्क के बाद 11% से फार्मर्स के पास है, रिमेनिंग दे आर गिविंग टू द ब्रिटिशर्स. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट द पॉलिसी वाज ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव नेचर. ये जो भी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम स्टार्ट किया गया बाय द ब्रिटिशर्स वाज वेरी एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर. Fine. So these were the main features of permanent settlement. What are the main features? The amount of revenue that the zamindars had to pay were prefixed by the British government and that cannot be changed under any circumstances. Secondly, the revenue which was fixed was equivalent to the 89% and it was prefixed. Okay? Apart from these, permanent settlement, when it was started in the year 1793. By whom it was started? Lord Cornwallis. And where it was started? It initiated from the Bengal. Why Bengal? It was the presidency of the British government. Yes, Aditya Gangwani, if the farmers unable to pay the taxes, तो उनके ऊपर जो burden of taxation है वो बढ़ता जाता है. अगर इस साल आप पे नहीं कर पाए, it will add to the next year. Next year आप add नहीं कर पाए तो it will next year. And later, whatever the land, whatever the property you have, that was occupied by the British government. If they unable to pay any type of work, any type of exploitation, British government can do with themselves, with the farmers.
ठीक है, किसी भी तरीके का पनिशमेंट वो उनको दे सकते थे, किसी भी तरीके का चार्ज वो उनसे ले सकते थे अगर फार्मर्स सक्सेसफुली अपना टैक्स पे नहीं कर पाते। आई होप यू गॉट योर आंसर। व्हाट वर द प्रॉब्लम्स? अब बात करते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट की ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमें फर्दर पॉलिसीज फ्रेम करनी पड़ी। एज आई टोल्ड यू, 3 different types, different categories to collect the land revenue were made: permanent settlement, रायतवाड़ी एंड महलवाड़ी। तो परमानेंट सेटलमेंट में ऐसी क्या कमियां थी, ऐसा क्या प्रॉब्लम्स थे जो फार्मर्स दे वर फेसिंग? ठीक है, सॉरी, what the problems farmers were facing in the permanent settlement. So the permanent settlement that created problem. The company officials soon discovered that zamindars were in fact not investing in the improvement of the land. The revenue that had been fixed was so high that the zamindar found it difficult to pay. Anyone who failed to pay the revenue lost his zamindari. ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या किया करती थी? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को आंसरेबल कौन है? जमींदार। ब्रिटिश गवर्नमेंट को फार्मर्स से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो जमींदार पे कर रहा है ना। तो जमींदार अगर पे नहीं कर पाता सक्सेसफुली तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उससे उसकी जमींदारी छीन लिया करती थी और जमींदारी ट्रांसफर नाउ टू द अदर पर्सन। ठीक है, एक बार अगर कोई जमींदार, if he get unable to pay the prefixed amount of tax, then definitely he will lost his जमींदारी। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का तरीका हुआ करता था कि अगर नहीं पे कर पाते 89% तक का टैक्स तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी जमींदारी छीन लिया करती थी। Here the peasant has to pay the revenue even if the crops fail। जैसा कि अब पता है कि जमींदार फार्मर से कलेक्ट करेगा रेवेन्यू। तो अगर फार्मर फेसिंग प्रॉब्लम्स such as we know that in India agriculture which is uncertain because we totally depends on the monsoon for irrigation, so different types of problems a farmer can face and it may result into crop failure. So it happens several times. The peasant had to pay the revenue even if crop failed. So they were forced to borrow money from money lender. ऐसे में अब उनके पास में कोई और रास्ता नहीं होता था, इसीलिए वो मनी कहाँ से लिया करते थे क्रॉप फेलियर के केस में? मनी लेंडर्स, साहूकार। सुना होगा ना आपने, गांव में एक मुनीम जी होते हैं, वो हेल्प करते हैं, मनी प्रोवाइड करते हैं। जिस तरीके से इन द cities, in the urban areas, or now in the present time, we are dependent on the banks for getting loan. In the similar way, during that time period, in the past, in the colonial period, these facilities informally was provided by the money lenders, the landowners, the munims, the mahajans। ये वो लोग होते थे जो रूरल एरियाज में फिनेंशियली वीकर पर्सन्स को मनी प्रोवाइड किया करते थे। तो अगर इन केस फार्मर का क्रॉप फेलियर हो गया, उसकी पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई ड्यू टू एनी इंसेक्टिसाइड, ड्यू टू लेस रेनफॉल, किसी भी वजह से अगर उसका क्रॉप प्रोड्यूस नहीं किया तो ही वुड गेट अनेबल टू पे द टैक्स टू द जमींदार। व्हाट ही शुड डू नाउ? ऐसे में उसको डिपेंड होना पड़ता था इन मनी लेंडर्स पर। और मनी लेंडर्स पे जब वो डिपेंड हो जाते थे तो दे गेट अ लोन इन एक्सचेंज ऑफ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब एक पर्सन जिसका क्रॉप फेलियर हो गया, ऑलरेडी वो पे नहीं कर पा रहा, किसी और से बोरोइंग कर रहा है, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सो हाई, तो नाउ ही इज अंडर प्रेशर, फर्स्टली टू पे टू जमींदार, and secondly he is now have a liability with himself that I had to repay the loan that I taken from the money lender। दो चीजें हैं, एक तो मनी लेंडर को भी पे करना पड़ेगा अब लोन जो लिया है, दूसरा जमींदार को भी हमें पे करना पड़ेगा। तो जनरली सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट कौन होता था यहाँ पर? द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर।
Under what system? Under the permanent settlement. So in order to gain maximum revenue, ऐसे में धीरे धीरे क्या करना शुरू किया फार्मर्स ने? They started to migrate to the other place. अपने अपने villages छोड़ करके in search of other type of work. They moved from villages to the urban areas, to the cities, to the towns for getting new types of job. So they had to look for an alternate employment. अब farming के साथ में उनको और कोई ना कोई काम भी ढूंढना पड़ता था. ठीक है, that's why they migrated to cities. In order to gain maximum profit, maximum revenue, the farmers were forced to do or to cultivate the cash crops. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसका एक तरीका निकाला कि फार्मर्स को एग्रीकल्चर में किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से इन्हें माइग्रेट होने से रोका जाए. So what they started to convince farmers, not only they were not like कि हम request कर रहे हैं, forcefully they implemented these laws on the farmers that you have to do or to cultivate the cash crops. What is the meaning of cash crops here? Cash crops, a crop that can be converted into cash, or a crop through which we can earn money. These all are known as commercial crops also. So the crop what a farmer is producing for getting money, for getting income. Such as some examples I can give you of commercial crops like tea, coffee, jute, indigo, rubber. All these are examples of cash crops या commercial crops. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, farmers of India mostly produce for self consumption, not for selling. मतलब इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो अपनी और अपनी फैमिली की नीड्स को प्रोड्यूस करने के लिए फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस किया करते थे, जैसे कि राइस हुआ, व्हीट हुआ, पल्सेस हुई. They were not producing cash crops initially, but later ब्रिटिशर्स ने उन्हें फोर्स किया, आप क्या प्रोड्यूस कीजिए, ये फूड ग्रेन छोड़िए, आप कैश क्रॉप प्रोड्यूस कीजिए. So this was also a kind of exploitation. Land is mine, I am farmer, but what I cannot do anything. I have to produce the thing what they want. ठीक है? So these type of exploitation done by the British government. सबसे ज्यादा ब्रिटिशर्स ने किसके लिए फार्मर्स को फोर्स किया? So during that time, the indigo का मतलब है नील. नील आपने देखा होगा, generally we use Robin Blue liquid, the Ujala, different brands are there in the market. Indigo.